Hello everyone, welcome to the channel, and in this video we will start a new lesson and that is lesson number 6 strategic planning रणनीतिक योजना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे इसके मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रणनीति नियोजन का अर्थ। Strategic planning is a process in which an organization leader define their vision for the future and identify their organization goals and objectives। इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी जो संस्था के जो लीडर है वो डिफाइन करते हैं फ्यूचर के कौन कौन से उनके विजन है, मतलब कि फ्यूचर को लेकर उनके कौन कौन से दृष्टिकोण है, उन सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लीडर और आइडेंटिफाई करते हैं कि संस्था के कौन कौन से गोल है, मतलब कि कौन कौन से लक्ष्य है और कौन कौन से उनके ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब कि उद्देश्य है। तो ये है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी जो संस्था के लीडर होते हैं वो डिफाइन करते हैं अपने दृष्टिकोण को फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर, और साथ ही वो पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि संस्था के कौन से लक्ष्य है, कौन से उनके उद्देश्य है। और ये पूरा जो काम है ये एक प्रोसेस बन जाती है जिसे नाम दिया जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इसे हिंदी में कहा जाता है रणनीतिक योजना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रणनीतिक योजना का महत्व, कि ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है किसी भी संस्था के लिए। तो काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट्स है, वन बाय वन सारे पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का विश्लेषण। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्लानिंग। इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो ट्रेडिशनल प्लानिंग की जो लिमिटेशन है उससे ओवरकम करवाती है। मतलब कि ट्रेडिशनल प्लानिंग का मतलब है जो काफ़ी टाइम पहले से चलती आ रही है, जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, उनकी काफ़ी सारे लिमिटेशन पाई जाती है, काफ़ी सारे सीमाएं पाई जाती है जो कि संस्था के लिए कभी भी लाभ में नहीं होते, वो हमेशा हानिप्रद होते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी ऐसे ट्रेडिशनल प्लानिंग के लिमिटेशन हैं उन सभी से ओवरकम करने में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेल्प करते हैं। ट्रेडिशनल प्लानिंग वॉज मोस्टली अबाउट इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था के जो आंतरिक जो मैनेजमेंट है, जो इंटरनल मैनेजमेंट है, उससे रिलेट करते हैं ट्रेडिशनल प्लानिंग। बट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हैज़ फोकस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बट जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो फोकस करते हैं व्यवसाय के बाहरी वातावरण के ऊपर। वो फोकस करते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर का वातावरण किस प्रकार से है और वो किस तरह किसी भी संस्था को प्रभावित करेंगे। ये होता है हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है सबसे पहले वो ट्रेडिशनल प्लानिंग के जो भी लिमिटेशन है उससे ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। और जो ट्रेडिशनल प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं किसी भी संस्था के जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके बारे में था, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो फोकस करते हैं बाहरी वातावरण के ऊपर, बाहरी वातावरण के ऊपर वो आधारित होते हैं और उन्हीं के बारे में बताते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टिव, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। ट्रेडिशनल प्लानिंग वॉज अबाउट फॉलोइंग द प्लान्स ब्लाइंडली। जो हमारे पारंपरिक योजना है वो ये कहते हैं कि जो भी प्लानिंग बना रखा है ना उसको आंख मूंद कर उस पर विश्वास करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने सारे काम को करना है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अबाउट मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक, अडेप्टिव एंड इनोवेटिव। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रणनीति योजना किसी भी संगठन को डायनेमिक, अडेप्टिव एंड इनोवेटिव होने के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि इट बिलीव्स इन ब्रेक थ्रू एंड इनोवेटिव आइडियाज नेसेसरी टू सर्वाइव एंड ग्रो इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता है कि देखो आज का टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला है, हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। चाहे स्टडी को लेकर बात कर ले, चाहे बिजनेस को लेकर बात करें, हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर हम बात करें बिजनेस की तो इस कॉम्पिटिटिव वाले वर्ल्ड में अगर खुद को सर्वाइव करना है, अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा के रखना है तो वहां पर इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, जो नेसेसरी चीजें हैं वो होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें वहां पर रहेंगी तभी जाके जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेंगे इस प्रतिस्पर्धी, मतलब कि कॉम्पिटिटिव वाले वर्ल्ड में। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि अगर आपको कॉम्पिटिशन वाले वर्ल्ड में खुद को सर्वाइव करना है, खुद की बिजनेस को आगे तक चलाना है, तो वहां पर कोई भी जो संगठन है वो डायनेमिक होना चाहिए, अडेप्टिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। बट जो ट्रेडिशनल प्लानिंग है वो ऐसा नहीं बताते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो भी प्लानिंग बना चुकी है, जो भी संस्था ने प्लानिंग को बनाया है, सिर्फ उसके ऊपर ही आंख बंद कर विश्वास करना है और सिर्फ उसी को फॉलो करना है। बट ऐसा टाइम अब पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से हम काम को कर पाए, तो बिजनेस को एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि परिचालन का पैमाना। जैसे कि आपको पता है कि टुडे ऑर्गेनाइजेशनल आर एक्सपेंडिंग नेशनली और इंटरनेशनली। हर एक बिजनेस चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो हमारे देश के अंदर काम करने के साथ साथ ही दूसरे देशों में भी काम करे, मतलब कि उनके जो
प्रोडक्ट है या फिर उनकी जो सर्विसेज है वो हमने हमारे देश के अलावा दूसरे देशों तक भी पहुंचे। तो कोई भी जो संस्था है, कोई भी जो संगठन है, वो एक्सपेंड कर रहे हैं खुद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर लेकर चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक काम करे। तो आज के टाइम में क्या, अगर सारे संस्था यही चाहेंगे ना, ऑफकोर्स हर कोई यही सोचेगा कि मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा चले, बिल्कुल हमारे देश में भी काम करे, दूसरे देशों तक भी उसका नाम हो। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ प्रॉब्लम भी लेकर आते हैं विद इंक्रीजिंग स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर जब भी कोई भी जो संस्था है अपने ऑपरेशन मतलब कि अपने काम को अगर लेवल बढ़ाते हैं, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, अगर वो उन्होंने अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाया तो उनके सामने काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारे आते हैं, बट सेम टाइम पे उनके पास में मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात आ जाती है, ये सारे प्रॉब्लम भी बीच में आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे टाइम में क्या है कि दुनिया के जितने भी कोने में जो वो काम कर रहे हैं, जितने भी उनके डिपार्टमेंट हैं, उन सभी के बीच में क्या जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, समन्वय बना के रखना है, मिलजुल कर काम करना है। ये सारी चीज़ें ही जो हेल्पफुल करने में आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। मतलब कि ये सारी चीज़ें ही हेल्पफुल है जब किसी भी बिजनेस को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है स्केल ऑफ ऑपरेशन के अंदर कि जब काम को बढ़ाया जाएगा, जब उनके काम को बड़े लेवल तक पहुँचाया जाएगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारे आएंगे, बट साथ साथ ही बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। तो वहाँ पर संस्था के लिए ज़रूरी है कि वो कोऑर्डिनेशन बना के रखे, समन्वय बना के रखे, तभी जाकर उनकी जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्हीं सारे चीज़ों से रिलेट करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन, मतलब कि प्रतियोगिता। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टारगेट कॉम्पिटिटर, जो रणनीतिक योजना है वो टारगेट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को। इट aim to be gain competitive edge over its competitor and to create barrier of entry for a new competitor। strategic planning टारगेट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर को, और वो उनका जो एम रहता है वो ये रहता है कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एक एज पे चले जाए, एक इस स्तर पे चले जाए जहाँ पर जो भी उनके कॉम्पिटिटर्स है उनसे वो कहीं ना कहीं ऊपर रहे, और साथ ही वो इस तरीके से काम को करे कि जो नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं ना उनकी एंट्री को बीच में वो बाधा कर दे। मतलब कि जब नए बिजनेसमैन आ रहे हैं जो उनको कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, जो उनके साथ में उनके जैसा सेम बिजनेस कर रहे, तो उनको ऐसे बैरियर प्रोवाइड करे, ऐसी बाधाएं वो बीच में डाले कि नए कॉम्पिटिटर से वो हमेशा ही आगे रहे। तो ये एक तरीके से कंपटीशन के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद में कहा गया कि फॉर दिस एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू वर्क ऑन इट्स स्ट्रेंथ। किसी भी संगठन को अपने इन सारे वर्क पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारे उनके स्ट्रेंथ बनेंगे, जैसे कि ब्रांड नेम, गुडविल, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी। इन सभी पे काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनको स्ट्रेंथ बनाने में हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें उनकी स्ट्रेंथ बन जाएगी अगर उनके पास में एक अच्छा ब्रांड नेम है, गुडविल है, उनके प्रोडक्शन की काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है, उनके पास में स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्सेज है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी क्या बनाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी किसी भी संस्था के। तो वो क्या है कि एक कॉम्पिटिशन वाले वर्ल्ड में उनके जो कॉम्पिटिटर है उनसे उनको आगे रखेंगे। तो ये कॉम्पिटिशन के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनको स्ट्रेंथ बना के रख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज मच मोर कॉम्प्रिहेंशन दैट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। जो पारंपरिक प्लानिंग के बारे में कॉन्सेप्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। कौन है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन माना जाता है देन जो पारंपरिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग है। तो ये था सारे पॉइंट जिसमें हमने समझा कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, मतलब कि रणनीतियों के प्रकार। तो देखो मेनली यहाँ पर दो प्रकार से पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है ग्रोथ स्ट्रेटेजी और सेकंड होता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। These are the strategies which aim at improvement from current position of the organization in a positive direction। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी रणनीतियां है जिसका उद्देश्य संगठन की, किसी भी संस्था की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो उनकी वर्तमान स्थिति है, जो उनकी करंट सिचुएशन है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलना है। मतलब कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाके सुधारने से है। तो एक ऐसी रणनीति है जो कि इंप्रूवमेंट पे ध्यान देती है अपने करंट को, कि करंट पोजीशन को ऐसे इंप्रूव करना है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर। दीज एम एट इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। इसका उद्देश्य है कि संस्था के जो प्रॉफिट है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करने का, ये इनका एक एम है। तो यहाँ पे है ग्रोथ स्ट्रेटेजी। आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिसमें कहा जाता है कि जिसका उद्देश्य संगठन की जो वर्तमान स्थिति है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाकर सुधारने से है, और इसका उद्देश्य है कि कंपनी के, किसी भी संस्था के प्रॉफिट को बढ़ाना।
बहुत सारे वेज होते हैं जिसके थ्रू प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे वेज है? फर्स्ट है इंक्रीज इन स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि जो संस्था का जो काम करने का जो लेवल है उसके पैमाने में वृद्धि करना। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई भी एक ऐसी कंपनी है, कोई भी एक ऐसी फैक्ट्री है जिनका सामान मान लो कि इंडिया भर में ही बिकता है। अब वो चाहती है कि हम अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाएं, अपने बिजनेस को और ज़्यादा बड़े लेवल पर ले जाए। तो वो ये सोचेंगे कि हम अपने बिजनेस के जो भी उनके प्रोडक्ट है या जो भी उनके सर्विसेज हो उसको इंडिया से बाहर भी हम सेल करेंगे। तो वो हो जाता है जब स्केल ऑफ ऑपरेशन में जब वो वृद्धि करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब कि अपने संचालन के काम को, अपने मैनेजमेंट के काम को, अपने ऑपरेशन के काम को, उनका जो स्केल है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वेंचरिंग इनटू न्यू मार्केट्स। इसका मतलब है कि नए बाजारों में अपनी उद्यम को स्थापित करना। मतलब कि मान लो कि एक नया मार्केट है जहां पे बहुत ज़्यादा सेल बढ़ सकती है, तो वहां पर जाकर अपनी कंपनी को खोल लेना या फिर अपने डिपार्टमेंट्स को खोल लेना, मतलब किसी भी तरीके से वहां पर नए मार्केट में चले जाना और अपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लेना जहां से नए प्रोडक्ट को वहां पे सेलिंग करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट डेवलपिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट, मतलब कि नवीन उत्पादों का विकास करना। इनोवेटिव प्रोडक्ट का मतलब है कि जैसे कि मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो हम भी सेम ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट में कुछ नयापन लाएंगे, कुछ एक नई खासियत लेके आएंगे जिससे वो बाकी प्रोडक्ट से कंपटीशन में आगे बढ़ सके। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट को जो कि कंपटीशन में आपको सबसे आगे रखेगा। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट का मतलब है कि एक नवीन उत्पादों को, एक नए उत्पादों को विकास करना या फिर डेवलप करना, नए तरीके से लेके आना। इसके बाद में नेक्स्ट है अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब जैसे देखो टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के बेस पे जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बनती है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, उसको यूज़ में लाएंगे, देखेंगे कि मार्केट में नए नए टेक्नोलॉजी कौन से आए हैं और उसको अपने यूज़ करेंगे अपने बिजनेस में। इंक्रीज इन मार्केट शेयर, जो बाजार में जो हिस्सेदारी है उसमें हम वृद्धि करेंगे, इंक्रीज करेंगे। मार्केट में जो हमारे शेयर है उसमें हम इंक्रीजमेंट लेके आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन ब्रांड नेम एंड सो ऑन, और जो हमारी ब्रांड नेम है उसमें हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे किसी भी तरीके से। काफ़ी सारे वहाँ पर वेज होते हैं जिसके थ्रू ब्रांड नेम में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं, वो कंपनी डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है और अपने ब्रांड नेम में इन्वेस्ट करके थोड़ा सा बिजनेस की जो गुडविल है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे वेज है जिसके थ्रू काफ़ी सारे प्रॉफिट मिलते हैं और इन सारे वेज का कंपनी यूज़ करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो इन टू डायरेक्शन, कोई भी जो संस्था है वो दो तरीके से ग्रो करती है अपने आप को। फर्स्ट होता है वर्टिकल और सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल। इसके बाद में ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको भी टू टाइप से डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट होता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और सेकंड होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, इसे हिंदी में कहा जाता है क्षैतिज एकीकरण। व्हेन अ फर्म ग्रो बाय एक्सपेंडिंग इट्स करंट ऑपरेशन और वी कैन से बाय एक्वायरिंग अ कंपनी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस एज दे आर। इसका मतलब है कि जब कोई भी जो फर्म है, कोई भी जो कंपनी है अपनी वर्तमान जो उनकी करंट जो ऑपरेशनिंग का काम है, करंट ऑपरेशन, उसका विस्तार करके बढ़ाती है। मतलब कि जो उनकी करंट ऑपरेशनिंग का काम है, मतलब करंट में जो काम कर रहे हैं वो उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, किसी न किसी तरीके से उसका विस्तार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी एक ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लेंगे जो कि सेम लाइन की बिजनेस कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है वर्टिकल इंटीग्रेशन। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो बाय मूविंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड इन देयर सप्लाई चेन। देखो वर्टिकल इंटीग्रेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से अलग होता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है कि जब कंपनी अपने आप को ग्रो करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, तो वो क्या करती है, सप्लाई चेन में बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड तरीके का यूज करते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्वायर अ कंपनी अबव और बिलो देम इन टर्म ऑफ ऑपरेशन इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को लेकर ही कोई भी जो संगठन है उनके मतलब कि अबव, उनसे ऊपर या नीचे ही रहता है, जिनको वो एक्वायर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है ये भी टू टाइप्स के पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और सेकंड होता है फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। दो टाइप्स के ये भी पाए जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया स्टारबक्स का, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है कि ग्रोथ स्ट्रेटेजीज आर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज। जो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज होते हैं उसको हम लंबे टाइम के लिए यूज करने वाली रणनीति मानते हैं। इन ऑर्डर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो देयर आर वेरियस वेरिएबल इट नीड टू स्टडी एंड एनालिसिस सच एज टेक्नोलॉजी, कस्टमर, सप्लाई, डेमोग्राफी, मार्केट एक्सेट्रा। ग्रोथ स्ट्रेटेजीज जो है एक लंबे टाइम के लिए स्ट्रेटेजीज मानी जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए मानी जाती है। और किसी भी संगठन को अपने आप को ग्रो करना है तो उनको काफ़ी सारे वेरिएबल के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, विश्लेषण करना पड़ेगा। जैसे कि उनको किन किन के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर, कस्टमर्स को लेकर, सप्लायर्स को लेकर, डेमोग्राफी क्या है, मार्केट की स्थिति कैसी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर उनको स्टडी करनी पड़ेगी, विश्लेषण करना पड़ेगा,
तभी जाके वो ग्रोथ स्ट्रेटजीज का एक अच्छे तरीके से यूज में ला सकते हैं। अब केयरफुल एनालिसिस ऑल ऑफ दिस फैक्टर, अगर इनके ऊपर ध्यानपूर्वक बिल्कुल केयरफुली तरीके से विश्लेषण किया जाए, विल हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन डिजाइनिंग द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पर क्या है, अगर ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाए तो ये किसी भी संगठन को अपने एक सही रणनीति को चूज करने में या उसका सेलेक्ट करने में, उनको डिजाइन करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद में कहा गया है, दिस इज बिकॉज एज ग्रोथ स्ट्रेटजीज आर रिवॉर्डिंग दे आर इक्वली रिस्की। ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फायदे वाली चीजें होती है, बहुत सारी रिवॉर्डिंग मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं, बट समान मात्रा में इक्वली उसमें रिस्क भी पाया जाता है। जैसे कि बिजनेस सब्जेक्ट में आपने कई बार इस लाइन को पढ़ा होगा कि जो बिजनेसमैन जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं उनको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो लॉस भी होता है समटाइम्स, बट मेनली क्या होता है कि जो बिजनेसमैन ज्यादा रिस्क लेते हैं वही ज्यादा प्रॉफिट को अचीव कर पाते हैं। तो ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें समान मात्रा में ही रिस्क भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर है बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व की जाती है, जैसे फंड, टाइम एंड स्टेक ऑफ लॉट ऑफ पीपल मैनी। यहाँ पे स्टेक ऑफ लॉट मैनी पीपल मतलब कि बहुत सारे लोगों की भी हिस्सेदारी चाहिए, यहाँ पर बहुत सारा फंड भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो ये रिस्क भी हो जाता है। और अगर इस रिस्क के ऊपर काम कर लिया जाए बेहतर तरीके से तो वो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी देता है। इसके बाद में नेक्स्ट है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज। हमने ग्रोथ को डिस्कस कर लिया, अब हम इसकी बात करेंगे। दीज आर द स्ट्रेटजीज एम्ड एट मेंटेनिंग द करंट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये कैसी है, जैसे नाम से पता चलेगा आपको, स्टेबल, एक जगह पे स्थिर रहने वाली चीज है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजीज है, ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें कोई भी जो संगठन है अपने आप के करंट पोजीशन को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है हम उसी को बेहतर तरीके से बनाए रखें, ना हमें इससे आगे बढ़ना, ना हमें इससे पीछे जाना है। करंट पोजीशन को बैलेंस करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। यहाँ पे जो कोई भी जो संगठन है, एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट मेक एनी न्यू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कोई भी जो संगठन है नए इन्वेस्टमेंट को नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहते हैं, मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि हम मार्केट में बने रहे, अपने बिजनेस को चलाए रखें, हमें ना तो ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ना तो ज़्यादा हमें प्रॉफिट को लेने के लिए रिस्क लेना है, बस अपनी वर्तमान स्थिति को, अपनी करंट पोजिशन को हमें बना के रखनी है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ये एक ऐसी सोच होती है किसी भी संस्था की। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव स्मॉलर स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब देखो जब रिस्क नहीं लेना चाहेंगे तो उनका ऑपरेशन कैसा होगा, स्मॉलर लेवल पे ही होगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उनका जो ऑपरेशनिंग का काम है, उनका जो फंक्शनिंग का काम है वो स्मॉल लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे होता है। एंड लिटिल चेंज आर मेड ऑफ एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। और छोटा सा भी जो परिवर्तन होता है वो थोड़े बदलाव के लिए ही किया जाता है, थोड़ी सी सुनिश्चित करने के लिए ही बदलाव किए जाते हैं, मतलब ना के बराबर वो परिवर्तन लाना चाहते हैं। दीज स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड लिटिल एनालिसिस। और ये जो रणनीति है इनके ऊपर थोड़ी सी एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी इस पर विश्लेषण कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू प्ले इन द मार्केट। और ये सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है मार्केट में रहने के लिए, प्ले करने के लिए, मतलब कि मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित एक तरीका माना जाता है। कोई भी जो संगठन है, एन ऑर्गेनाइजेशन अडोप्ट स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज व्हेन, कोई भी जो संगठन है इस तरीके को कब अपनाते हैं, इसके काफ़ी सारे पॉइंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या समझा कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज एक ऐसी रणनीति है जहां पर संस्था अपनी करंट पोजीशन को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना ज़्यादा रिस्क को लेंगे, बस वो ये चाहेंगे कि हमारी जो करंट पोजीशन है, करंट स्थिति है, वो बस इसी तरीके से बनी रहे, एक नॉर्मल प्रॉफिट जो उनको मिल रहा है वो उनको बस मिलती रहे। अब कंपनी देखो इस स्ट्रैटेजीज को कब अपनाते हैं, अब ये स्ट्रैटेजीज है तो कई सारी संस्था इसको अपनाते भी होंगे ना, तो कब अपनाते हैं, कौन सी ऐसी स्थिति आती है, कौन से ऐसे कंडीशन आते हैं, सिचुएशन आते हैं जब कंपनी इस रणनीति का यूज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इट डज नॉट वॉन्ट टू अट्रैक्ट मोर कॉम्पिटिटर टू मार्केट। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि यह बाजार में ज़्यादा जो कॉम्पिटिटर है उनको अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, वो ये नहीं चाहते कि हमारी प्रॉफिट को देखकर दूसरे कंपनी को भी अट्रैक्शन मिल जाए और वो भी हमारे सेम लाइन की बिजनेस में आ जाए। तो ये एक तरीका हो गया, तब कंपनी इस रणनीति का यूज करते हैं। सेकेंड है, द प्रोडक्ट इट इज सेलिंग इज ऑफ सोशल इंटरेस्ट और बिलोंग टू ए नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर। आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस जो किए जाते हैं वो दो तरीके से, दो चीज़ों के लिए किया जाता है। एक होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एक होता है कि सामाजिक वो लाभ देना चाहते हैं, वो नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये एक ऐसे उत्पाद को बेच रहे हैं, जब वो एक ऐसे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो या तो समाज के लिए, वो एक तरीके से समाज के लिए काम करना चाहते हैं, सोशल इंटरेस्ट के लिए करते हैं, या फिर वो नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर के अंदर है
तब वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ये तो 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट टू मैनी बायर और सेलर। वो क्या चाहते हैं कि बाजार में जो है पूरी तरीके से जो उनकी प्रतिस्पर्धा है वो बहुत सारे खरीदार हो सकते हैं, बहुत सारे सेलर हो सकते हैं, बहुत सारे बायर हो सकते हैं मार्केट में। मतलब मार्केट में बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन चल रही है, तो बस वो ये चाहते हैं कि इतनी कंपटीशन में बस हम अपनी स्थिति पे बने रहे, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में नेक्स्ट में कहा गया स्टेबल डिमांड इन मार्केट एंड वी कैन से मैच्योर मार्केट। इसके बाद में कहा गया कि बाजार में जो मांग है ना वो स्थिर है या फिर वो एक ऐसी मार्केट को देख रहे हो जो कि बिल्कुल मैच्योर मार्केट है। ये इसके कुछ पॉइंट थे। इसके बाद में नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज। हमने बात किया था अभी 2 स्ट्रेटजीज के बारे में, फर्स्ट था ग्रोथ, सेकंड था स्टेबल के बारे में। तो अब हम जो फर्स्ट वाला था जो ग्रोथ स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर रहे थे उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो देखो कोई भी जो संगठन है वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, या तो वो अपने दम पे ही ग्रो करेंगे या फिर ग्रो विद द हेल्प ऑफ अदर, या फिर किसी दूसरे के हेल्प से वो ग्रो करेंगे। 2 ही तरीका हो सकता है। कोई भी बिजनेसमैन या तो खुद से अपनी मेहनत के दम पर ही अपने बिजनेस को बना लेगा, या तो वो किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लेगा और उसके हेल्प से वो अपने बिजनेस को स्टैंड कर पाएगा, चला पाएगा। 2 ही तरीका होता है मेनली तो। बट यहाँ पर देखो अब कैसे कैसे इसको डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड इट्स इंटरनल ऑपरेशन, रिसोर्सेज, नेटवर्क एंड मार्केट, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। इस स्ट्रेटजीज में क्या कहा गया, आंतरिक विकास रणनीति किसे कहा गया। जब कोई भी जो संस्था है वो एक्सपेंड करना चाहती है, लेकिन वो कैसे कैसे करेंगे, अपने इंटरनल ऑपरेशन को बढ़ा के, अपने रिसोर्सेज के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू, या फिर अपने मार्केट, मतलब कि इन सारी चीज़ों का वो जब वो विस्तार करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसे कहा जाता है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद में सेकंड में कहा गया है कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड बाय combing itself with other firm by merging, amalgamation, टेक ओवर, इट इज कॉल्ड एड एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई भी जो संगठन है जब वो अमलगमेशन के थ्रू, टेक ओवर के थ्रू, जब या फिर मर्ज करना चाहते हैं, जब इन सारे तरीकों का यूज करते हैं और अपनी कंपनी को एक्सपेंड करते हैं, अपनी बिजनेस को बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। तो 2 तरीके से हमने पढ़ा, फर्स्ट होता है इंटरनल और सेकंड होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या करेंगे कंपनी, अपनी आंतरिक चीजों को बढ़ाएंगे, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, नेटवर्क को बढ़ाएंगे, मार्केट में जगह जगह चीजों को बढ़ाएंगे, सप्लाई को बढ़ाएंगे, अपने फंक्शनिंग के काम को बढ़ाएंगे और लेवल बढ़ा देंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं कंपनी अपने आप में ही चेंजेस को लेकर आएंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल होता है इसमें कंपनी क्या करती है, या तो किसी दूसरे कंपनी के साथ में मर्ज हो जाते हैं, किसी दूसरे संस्था का अधिग्रहण कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। ये सारे तरीके होते हैं जिसे एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज के अंदर माना जाता है। अब इसी को डिस्कस करेंगे डीपली तरीके से। वो तो मैंने आपको बस रफली ऐसे ही बता दिया, अब इसको थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज, इन इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज अ बिजनेस कैन इंक्रीज इट्स रेवेन्यू बाय डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट, बाय इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर एंड इंक्रीजिंग इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन, वेंचरिंग इनटू न्यू मार्केट्स। यहाँ पर कहा गया है कि जो आंतरिक विकास रणनीति होता है इसमें कोई भी जो बिजनेसमैन है या तो नए उत्पादों को डिजाइन करेंगे, या तो बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा के चलेंगे, या फिर वो क्या करेंगे अपने पैमाने को बढ़ाकर चलेंगे। उनका जो बिजनेस का जो पैमाना है, जो ऑपरेशनिंग का जो लेवल है, जो स्केल है, उसको बढ़ा के करेंगे, या फिर बाजार में अपनी एक नई मार्केट में अपने आप को प्रवेश करा के, ये सारे तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे और ये उनका इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इट इज कॉल्ड ऑल्सो एन एक्सपेंसर, इसको हम विस्तार भी कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कहा गया है कि ग्रोविंग इंटरनल ब्रिंग्स लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच आर लिस्टेड एज फॉलो। यहाँ पर कहा गया है कि जो ग्रो करने का जो तरीका है ना, जिसमें कंपनी इंटरनल तरीके से अपने आप को ग्रोथ करती है, इसमें कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, लॉट्स ऑफ बेनिफिट होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। तो सारे बेनिफिट को पढ़ेंगे, कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है by increasing the scale of operation, a business can grow benefit of economics of scale which comes in the form of lower cost and increased bargaining power। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, जो उनका संचालन का जो एक पैमाना है, जो उनका एक लेवल है ऑपरेशनिंग का, उसको बढ़ाकर एक व्यवसाय की जो इकोनॉमी है, जो उनकी अर्थव्यवस्था है, उसका लाभ वो अचीव करते हैं, जो कि या तो वो कम लागत पे करेंगे, कम कॉस्ट पे करेंगे, या फिर जो उनकी बढ़े हुई जो एक सौदेबाजी है, जो उनकी बार्गेनिंग पावर है, उसके रूप में उनको उभर कर मिलती है। ये सारे बेनिफिट मिलते हैं उसको। उसके बाद में सेकंड में कहा गया है कि थ्रू एक्सपेंशन अ बिजनेस कैन रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल पार्टीज सच एज सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल। अगर कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है अपने
बिजनेस को, तो इससे उनको एक फायदा और मिलता है कि विस्तार के माध्यम से कोई भी जो बिजनेस है वो जो उनको कच्चे माल, जो उनके रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाले जो पर्सन होते हैं, जिसे हम सप्लायर कहते हैं, उन पर उनकी जो डिपेंडेंस है, जो उनकी निर्भरता है, उसको वो कम कर देता है। सप्लायर कैन क्रिएट डिस्टर्बेंस इन वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय रेजिंग इट्स प्राइस और स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। कई बार क्या करते हैं कि जो आपूर्तिकर्ता होते हैं वो बहुत ज्यादा कीमत को बढ़ा देते हैं या फिर अपने उत्पादों को रोक देते हैं सप्लाई करने के लिए, तो वो क्या है कि संगठन के कामकाज में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं, संगठन के काम में प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं, जिसके वजह से कंपनी को कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो कंपनी क्या करेंगे, जब अपने आप को ग्रो करेंगे ना, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वो क्या करेंगे, जो उनके ऊपर जो निर्भरता है उसको कम कर लेंगे। किसके ऊपर निर्भरता, जो उनकी एक्सटर्नल पार्टी, जो बाहरी व्यक्ति है उसके ऊपर जो निर्भरता है उसको वो कम कर लेंगे। कैसे कम करेंगे, एक्सपेंशन के थ्रू कम कर लेंगे। तो इससे क्या है कि उनको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। When an organization expand internally, it get experience of new product, new technology, new market and hence increase its skill set। कोई भी जो संगठन है अपने आप को इंटरनली तरीके से एक्सपेंड करती है, विकास करना चाहती है, तो उनको नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं प्रोडक्ट को लेकर, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, नए मार्केट के ऊपर उनको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। और ये इससे क्या होता है कि जब उनको एक्सपीरियंस मिलते हैं तो उनका जो स्किल है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। किस तरीके से होगा, देखो कोई भी जो बिजनेसमैन है अगर अपने बिजनेस का ग्रोथ करना चाहते हैं, इंटरनली वो विकास करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, नए नए प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जानेंगे, उनके ऊपर जानकारी को इकट्ठा करेंगे, मतलब कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और काफ़ी सारे रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उनके बेस पर उनको काफ़ी सारे नॉलेज मिल जाती है और उस नॉलेज के ही बेस पे उनको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी मिलते रहते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि उनका जो स्किल है वो कहीं ना कहीं उनके कौशल में वृद्धि होने लग जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में है, बाय एक्सपेंडिंग इन द मार्केट एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट बैरियर ऑफ एंट्री फॉर न्यू कॉम्पिटिटर। जब कोई भी जो संगठन है अपने आप को एक्सपेंड करती है, विस्तार करके, मार्केट में, बाजार में विस्तार करके, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, जो नए कॉम्पिटिटर है उनके आने पर कहीं ना कहीं वो बैरियर को उत्पन्न कर देते हैं। मतलब कि जो नए कॉम्पिटिटर है, जो नए बिजनेसमैन है, जो कि सेम बिजनेस में आना चाहते हैं, वो भी सेम बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो पुराने संगठन है वो अपने फर्म का विकास करके, बाजार में अपने आप को एक्सपेंड करके, जो नए कॉम्पिटिटर है उसके एंट्री पे काफी सारे बाधाओं को उत्पन्न कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो पुराने संगठन है उसको काफी सारे बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है एंसॉफ मैट्रिक्स। एंसॉफ मैट्रिक्स इज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रेटेजिक टूल फॉर इंटरनल ग्रोथ ऑफ अ फर्म। एंड ये जो एंसॉफ मैट्रिक्स है ये किसी भी फर्म के आंतरिक विकास के लिए, मतलब कि इंटरनली ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर एक स्ट्रेटेजिक टूल माना जाता है, क्योंकि ये जो टूल है ना, ये किसी भी फर्म को विकास करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करती है, एक रास्ता बताती है कि आपको किस तरीके से काम को करना है, जिसके थ्रू आपको काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पर दो एक्सेस बताए जाते हैं। एक जो एक्सेस है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और जो सेकंड एक्सेस होता है वो रिप्रेजेंट करता है मार्केट साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे भी काफी सारे पॉइंट है इसके अंदर, तो उनको वन बाय वन हम यहाँ पर आके इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मार्केट पेनिट्रेशन। Market penetration is a suitable strategic tool when market is too wide to be saturated। ये जो है बाजार में पैठ, जिसको हम मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं, जब बाजार का जो एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा जब वाइड हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है, तो बाजार में प्रवेश करना, मतलब कि मार्केट में एंट्री लेना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि जो मार्केट पेनिट्रेशन है ये एक तरीके से टूल बन जाता है, एक स्ट्रेटेजिक टूल बन जाती है, जिसके हेल्प से बाजार में प्रवेश करने के लिए, एंट्री करने के लिए ये एक काफ़ी ज़्यादा सुटेबल एक स्ट्रेटेजिक टूल बन जाती है जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा वाइड हो। तो उस कंडीशन में अगर मार्केट में प्रवेश करना है, एंट्री लेनी है, तो इस टूल का यूज किया जाता है। अ फर्म कैन रूल द सेम मार्केट फॉर डिकेड विद द सेम प्रोडक्ट। मार्केट पेनिट्रेशन इज अबाउट इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर ऑफ अ फर्म। यहाँ पर कहा गया कि कोई भी जो एक फर्म है एक ही उत्पाद के साथ में, मान लो कि काफी दशकों तक एक ही तरीके से बाजार पर राज कर सकती है, मतलब कि वो मार्केट के अंदर सेम प्रोडक्ट को लेकर ही काफी लंबे टाइम तक उसको ऊपर डिकेड कर सकती है, वहां पर अपने आप को बना के रख सकती है। तो मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी फर्म की बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाना। मतलब कि मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि इज अबाउट इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म का जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है, मार्केट पेनिट्रेशन। तो एक तरीके से टूल बन जाता है जो कि किसी भी संस्था को हेल्प प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कहा गया कि फर्म ट्राइज टू इंक्रीज इट, मानो कोई भी जो फर्म है वो इंक्रीज करना चाहता है अपने प्रॉफिट को थ्रू मास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस कंडीशन में क्या है कि कोई भी जो कंपनी है बड़े पैमाने पर, काफी बड़े लेवल पे वो चाहती है कि हम वितरण करेंगे, बिक्री करेंगे, मतलब कि सेल को बढ़ाएंगे। फॉर दिस अ फर्म में
मेक वेरियस स्ट्रेटजीज दीज लिस्टेड एज फॉलो। तो यहाँ पर क्या है कि फर्म के पास में काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज होते हैं जिसके हेल्प से वो अपने इस काम को पूरा कर सकते हैं। मान लो सेलिंग को बढ़ाना है, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना है, जिसके थ्रू उनको प्रॉफिट को अचीव करना है। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारी रणनीतियाँ होती है जिसका फर्म यूज़ करती है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट दिए गए हैं जिसकी हेल्प से हम इसको समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया कि उत्पाद के बारे में जागरूकता को फैलाना, मतलब कि अवेयरनेस को स्प्रेड करना है, हमें लोगों तक फैलाना है प्रोडक्ट के बारे में। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि रिवॉर्डिंग कस्टमर फॉर लॉयल्टी टुवर्ड द प्रोडक्ट। मान लो उत्पाद के प्रति जो एक कस्टमर की जो एक वफादारी है उसको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देना, उसको कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित करना है किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में हम उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को, जिससे क्या होगा कि उनकी वफादारी बढ़ेगी, मतलब कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ उनका रुझान जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑफरिंग डिस्काउंट रिड्यूसिंग द पर यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो छूट जो दी जाती है, मान लो कोई भी जो डिस्काउंट दी जाती है वो ऑफर करेंगे, या फिर जो प्रोडक्ट है उसके प्रति क्या करेंगे, यूनिट को कम करना। या तो मान लो कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर पर यूनिट अगर हम प्राइस को कम कर दे, ये भी एक तरीका हो सकता है, या फिर हम डिस्काउंट को प्रोवाइड करने लग जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कैप्चरिंग द मार्केट शेयर ऑफ अदर फर्म। या तो क्या करना है कि किसी दूसरे फर्म को हरा लेना है, या फिर डिफीटिंग देम एंड ज्वाइनिंग हैंड विद देम। या तो किसी भी फर्म के ऊपर कोई जो दूसरा फर्म है जो कि सेम जैसे बिजनेस करे, उनको क्या करें, या तो हरा लो, या तो उनसे तुम आगे बढ़ जाओ, या तो उनके साथ में हाथ मिला के पूरे बाजार पर अपना कब्जा कर लो। एक तरीके से पूरे मार्केट पे मिलकर ज्वाइन होके, यहाँ पे लिखा गया ना ज्वाइनिंग हैंड, आपस में मिलकर पूरे मार्केट के ऊपर अपना एक कब्जा कर लेना। तो उससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर एक तरीके से उन्हीं का रुतबा रहेगा, वही काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, उनका पूरा एक तरीके से कंट्रोलिंग हो जाएगा। इसके बाद में जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लिया, मार्केट पेनिट्रेशन को, मैंने आपको कहा कि इसके अंदर 4 पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड पॉइंट है जिसका नाम है की डेवलपमेंट, बाजार विकास। दिस स्ट्रेटजीज इज अबाउट वेंचरिंग इनटू न्यू मार्केट बट विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये क्या है कि ये एक रणनीति नए बाजार में प्रवेश करने के बारे में बताते हैं। मान लो कोई भी जो बिजनेसमैन है वो एक नए मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके ऑपरेटिंग का काम जो है इस पर्टिकुलर मार्केट में भी स्टार्ट हो जाए, तो वो क्या करेंगे, बाजार विकास की जो रणनीति है इसका यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से फर्म को काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं, काफी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, जिसके कारण वो जो है इस स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। तो काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं, इस बेनिफिट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया ऑपरेटिंग इन मल्टीपल मार्केट। मल्टीपल मार्केट में ऑपरेटिंग का काम को स्टार्ट करेंगे, मतलब कि काम को स्टार्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हेल्प अ फर्म इन इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू वाइडर कस्टमर बेस। जिससे क्या होगा कि फर्म की जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीजमेंट आएगी, क्योंकि वहां पर कस्टमर जो है वो काफी ज्यादा वाइडर पे है, काफी ज्यादा व्यापक स्तर पर है, तो वहां से उनको काफी सारे प्रॉफिट मिलेंगे अगर वो मल्टीपल मार्केट में ऑपरेटिंग का काम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में कहा गया कि मान लो कि कोई भी जो फर्म है, मान लो कि काफी सारे मार्केट में वो काम करते हैं, तो एक मार्केट में उनको लॉस हो गया किसी भी कारण से, तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरे मार्केट में प्रॉफिट को ज्यादा इंक्रीज करके फर्स्ट वाले जो लॉस है उसको बराबर कर सकते हैं या उससे आगे बढ़ सकते हैं। मान लो कि फर्म ए में उनको 10,000 का नुकसान हो गया, तो फर्म ए कह रही हूं मैं कि मार्केट ए में मान लो उनको 10,000 का नुकसान हो गया, तो वो जो मार्केट बी में जब काम करेंगे ना, तो वो ये चाहेंगे कि हम इतने प्रॉफिट को कमा ले कि वो जो 10,000 का जो नुकसान हुआ है उसे भी हम पूरा कर ले। तो मान लो कि उन्होंने सोच रखा था कि मार्केट बी में उनको 20,000 का प्रॉफिट कमाना है, तो मान लो 20,000 प्रॉफिट को भी कमा लेंगे और मार्केट ए में जो उनको 10,000 का नुकसान हुआ था उसको भी कमा लेंगे, टोटल उनको 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा मार्केट बी में। तो पहले नुकसान को दूसरे मार्केट के प्रॉफिट से उसको पूरा कर सकते हैं, ये एक तरीका हो जाता है। ये भी एक बेनिफिट ही मिलता है मार्केट के अंदर किसी भी संस्था को। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि फर्म जो है काफी ज्यादा अपनी लोकप्रियता को बढ़ा सकते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं अपनी ब्रांड नेम के थ्रू, मतलब कि जो उनकी ब्रांड नेम है, जो उनकी गुडविल है, उसको वो मजबूत कर सकते हैं और अपनी जो पॉपुलैरिटी है मार्केट के अंदर उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि मान लो जो उनके कॉम्पिटिटर है उनको हराने के तरीके से, या फिर मान लो जो कंपटीशन का जो एक फाइटिंग चलता रहता है मार्केट के अंदर कंपटीशन को लेकर, तो उससे क्या है अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने के लिए कंपनी कई बार क्या करती है कि अ फर्म ऑपरेट इन मल्टीपल मार्केट, तो वो क्या करती है कि मल्टीपल मार्केट में ऑपरेटिंग के काम को स्टार्ट कर लेती है, जिससे कॉम्पिटिशन में वो थोड़े से आगे बढ़ के रह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि
कि जब मौजूदा बाजार, मान लो कोई जिस मार्केट में वो काम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी वाले एक लेवल पे पहुंच जाती है, तो वो वहां से क्या हो जाता है कि बाजार का जो विकास है वो स्पष्ट रणनीति बन जाती है। मान लो कि एक जो फर्म है वो इतना ज़्यादा मार्केट के कंपटीशन के अंदर इतने आगे पे चले गए, एक मैच्योरिटी वाली लाइन पे चले गए हैं, जहां पर क्या है कि वो अपनी रणनीति को बना करके रख सकते हैं। उनकी जो एक तरीके से वो रणनीति बन जाती है। लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि दी स्ट्रेटजीज इज लो कॉस्ट इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन। इस लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि ये जो रणनीति है, ये जो स्ट्रेटजीज है, ये उत्पादन में इन्वेस्ट करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा कम लागत वाली चीज़ है। मान लो कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं न्यू प्रोडक्ट में, एक तो तरीका ये हो जाता है, या फिर हम बाजार विकास के रणनीति का यूज़ करें। दोनों में से देखा जाए तो बाजार विकास की जो रणनीति है वो लो कॉस्ट वाली होती है, तो यहाँ से कंपनी को बेनिफिट मिल जाता है कि उनको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है, बस इस रणनीति का यूज़ करना, उससे उनको बेनिफिट मिल जाएगा। बाजार में क्या हो जाता है कि मार्केट में डेवलपमेंट के साथ साथ कई बार बहुत सारे चैलेंजेस भी आते रहते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, तो यहाँ से कंपनी को इट में लीड टू प्रॉब्लम टू कोऑर्डिनेशन एंड मे ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर कहा गया कि इससे क्या है कि जो समन्वय है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन है, उसकी समस्या पैदा हो सकती है, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उनके बीच में जो हित है, जो अपना अपना इंटरेस्ट है, जो लोग चाहते हैं कि हमारा इस तरीके से बेनिफिट है, उसमें कई बार टकराव होने लग जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। इन ऑर्डर फॉर द स्ट्रैटेजीज टू वर्क बेस्ट इन इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस रणनीति के लिए ये जो स्ट्रैटेजीज है, इसके अंदर संगठन के हित के लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए जरूरी है कि कोई भी जो फर्म है अपने ढांचे के ऊपर या फिर उनके पास में जो भी तकनीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उनके ऊपर वो काम करे, क्योंकि यही एक नीड है जिनकी आवश्यकता रहती है कंपनी को, जो कि उनको हेल्प कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन में। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कैसी चीज़ है, एज यू नो दैट, जहाँ पर कंपनी का काम बहुत बड़े लेवल पर कर दिया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्शन का सामान बहुत ही बड़े लेवल पर कर दिया जाता है, तो कंपनी क्या करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं, बहुत सारे विभागों का निर्माण कर लेते हैं, तो सभी विभाग जो है, सभी डिपार्टमेंट जो है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो सारे फर्म के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता रहती है। तो कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए कंपनी को काफ़ी सारी चीज़ों की जरूरत रहती है। तो वहाँ पर क्या है, अपने ढांचे के ऊपर काम करेंगे, अपने तकनीक के ऊपर काम करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करेंगे, काफ़ी तरीके की इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसका मतलब है उत्पाद विकास। दिस स्ट्रेटजीज इज अबाउट स्टेइंग इन द एग्जिस्टिंग मार्केट बट सर्विंग इट विद न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पर कहा गया कि ये रणनीति जो है मौजूदा बाजार में बने रहने के लिए, मतलब कि जिस मार्केट में वो काम करते हैं वहाँ पर एग्जिस्टेंस को बना के रखने के लिए, मतलब कि वहाँ पर बने रहने के लिए, अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए कंपनी को क्या हो जाता है कि कई बार नए नए प्रोडक्ट को सर्व करने पड़ते हैं, मतलब कि नए उत्पादों को बाजार में पेश करने पड़ जाते हैं, क्योंकि विद ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन अ फर्म कैन सर्वाइव इन मार्केट ओनली व्हेन इट कीप इटसेल्फ और प्रोडक्ट अप टू द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। यहाँ पर कहा गया है कि जो वैश्वीकरण है, मतलब कि जो ग्लोबलाइजेशन है और जो बढ़ती हुई कॉम्पिटिशन है, इसके साथ में कंपनी जो है किसी भी मार्केट में तभी टिक सकती है, तभी अपने आप को बना के रख सकती है, जब या तो वो खुद को या फिर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करेंगे, कस्टमर की जो नीड है उसके अनुसार ही वो प्रोडक्ट को लेकर आएंगे, तभी जाके उनकी जो एग्जिस्टेंस है मार्केट के अंदर वो बनी रह सकती है। देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज सच एज फूड, फैशन, मोबाइल फोन वेयर नीड ऑफ सम ग्रुप ऑफ कस्टमर चेंज क्विकली। यहाँ पर कहा गया कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है, जैसे फूड का हो गया, फैशन का हो गया, मोबाइल फोन का हो गया, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है, ऐसे उद्योग है जहाँ पर कस्टमर की जो डिमांड है वो बिल्कुल क्विकली चेंजेस हो जाते हैं, तुरंत ही बदल जाते हैं। तो कस्टमर के लिए कस्टमर की डिमांड को तो बना के रखना ही पड़ेगा, तभी मार्केट में हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जरूरी हो जाता है कि तुरंत नए नए सामानों को लेकर आना, नए नए इंप्रूवमेंट करना, इनोवेशन करना। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल ही ले लो, मान लो फूड की ही बात कर लेते हैं। मान लो एज अ कस्टमर हमने कोई एक फूड टेस्ट किया, हमने कोई एक खाना खाया बाहर जाके, अब हमने वो चीज़ खा लिया तो हमारा मन भर जाता है, अब हम एक नई चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि हमारी जो डिमांड है या फिर हमारा जो इंटरेस्ट है वो तुरंत ही चेंज हो जाता है। फैशन की ही बात कर लो, हमने एक कपड़ा खरीद के लाया, कोई भी कपड़े लेके आए हैं, कुछ टाइम बाद ही हमारा मन करेगा कि हम इस स्टाइल के या फिर नए फैशन के जो कपड़े आ रहे हैं उसको परचेज करना चाहते हैं। तो हमारी डिमांड तुरंत ही बदलती रहती है। फ़ोन की बात कर लो, हमने एक फ़ोन लिया, कुछ टाइम बाद ही हमारा मन करेगा कि हम ये फ़ोन ले, अब उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, उसको ट्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर की नीड तुरंत ही बदलती रहती है। तो यहाँ पर बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही मार्केट में नए नए सामानों को लेकर आएंगे, तभी जाके उनकी जो एग्जिस्टेंस है मार्केट के अंदर वो बनी रह सकती है। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि एक तरीके से बिजनेस को चला कर रख सकते हैं, लगातार चलते रहेंगे, नए नए सामान को लाते रहेंगे, कस्टमर उनके पास में आते रहेंगे, सामान को खरीदते रहेंगे, इस तरीके से बिजनेस लगातार चलता ही रहेगा। इन दिस केस अ फर्म डज नॉट हैव अ चॉइस बट टू इनोवेट। यहाँ पर कहा गया कि इस केस के अंदर किसी भी फर्म के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन इफ अ फर्म डज नॉट इनोवेट, मान लो कोई भी जो फर्म है वो नया परिवर्तन नहीं करती है,
इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन मार्केट। लेकिन वो मार्केट में क्या है, अगर वो नए परिवर्तन नहीं करना चाहते तो बाजार में नहीं टिक पाएंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट गिविंग अ न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नए प्रोडक्ट को लेकर ही आना, बट इट कैन ऑल्सो बी अबाउट इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। देखो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा से हम इसको दोबारा से रीड करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट गिविंग अ न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में एक नए प्रोडक्ट को लेकर आना, इसका मतलब ये है बट इट कैन ऑल्सो बी अबाउट इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें इंप्रूवमेंट करना भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। ये लाइन ध्यान से समझना, और ये इसके बारे में काफ़ी हेल्पफुल एक लाइन है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अंदर हम ये नहीं कि नए नए सामानों को लेकर आए तभी जाके हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट मानेंगे। इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो हमारे पास में सामान है, उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर देना भी उत्पाद विकास ही कहलाता है। दिस इंप्रूवमेंट कैन बी इन टर्म ऑफ न्यू पैकेजिंग। देखो ये तरीके बता रखे कि इंप्रूवमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। मान लो पैकेजिंग में चेंजेस कर दिया, उनके जो एट्रीब्यूट्स है उसमें चेंजेस कर दिया, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके अंदर चेंजेस कर दिया, तो ये सारे तरीके हैं इंप्रूवमेंट के। इससे क्या हो जाता है कि फॉर अ फर्म टू मेक दिस इंप्रूवमेंट इट इज़ नेसेसरी टू मेक कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। इस सुधारों को करने के लिए किसी भी फर्म को नए नए इनोवेशन में लगातार उनको इन्वेस्टमेंट करने की नीड रहती है, आवश्यकता रहती है। ये पूरा टॉपिक था इसके बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन, और इसी के साथ में कुछ टॉपिक रहते हैं। इस लेसन के कुछ ये रिमेनिंग टॉपिक है जिसको हम पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।